हेलो बच्चों, वेलकम टू आर बायो एक्सप्रेस अगेन। मैं आपका बायो मेंटर अभय आपका वेलकम करता हूं इस बेहतरीन सेशन में। और आज हम लोग अपने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का कंटिन्यूएशन करते हुए आज हम लोग अपने 5वें लेक्चर में पहुंच चुके हैं। एंड आई होप कि आप पीछे के सारे लेक्चर्स देख आए होंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। वरना अभी आपको ये इसमें मैं जो 5 मिनट तक टॉपिक पढ़ाऊंगा वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग पिछले लेक्चर का ही छोटा सा एक्सटेंशन हमारा बचा हुआ था, उसी को कंटिन्यू करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो 4 चीज़ें अपने साथ रख ली होंगी। कौन कौन सी चीज़ें हैं? पेन, नोटबुक, अपना दिमाग और अपने आप को। चलो, सेशन चालू करने से पहले में अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे और सराहना दे, ताकि हम आपके लिए एकदम और ज़ोरों शोरों से लग करके आपके लिए काम करें, है ना। और हमें ज़रा बताएं कि हमारा काम आपको कैसा लग रहा है। चलिए, बिना टाइम वेस्ट करते हुए तो आज हमारा सेशन है लेक्चर नंबर 5। हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। तो आज हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं। सबसे पहला हम लोग टॉपिक कंप्लीट करेंगे अपना, जो हमारा पिछले क्लास का रह गया था, विच इज ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। फिर आज हम लोग इसको कंप्लीट करने के बाद में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, विच इज एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। चलिए, ठीक। तो आज हम लोग इसे को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पिछले क्लास में मैंने आपको क्या बताया था? पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि देखिए, 2 तरीके का ट्रांसपोर्ट होता है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और यहाँ पे मैंने आपको समझाया भी था कि ऐसा ट्रांसपोर्ट जहाँ पे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट अपने आप होता है, यानी आपको एनर्जी देने का जरूरत नहीं है, यानी देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। और मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट अपने आप किधर से किधर होता है बताइए? फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। वही एक दूसरा ट्रांसपोर्ट जहां पे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट आप जबरदस्ती कराते हो, यानी लोअर से हायर की तरफ में, लोअर से हायर की तरफ में, तब आपको क्या करना पड़ता है? एनर्जी खर्च करना पड़ता है। और एनर्जी का खर्च हम लोग किस फॉर्म में करते हैं? एटीपी के फॉर्म में करते हैं। ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है। और जब कभी भी हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट करते हैं तो मैंने आपको क्या बताया था कि पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसा मूवमेंट होता है? डाउनहिल मूवमेंट। मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो जहाँ पे आप साइकिलिंग करते हो, साइकिलिंग करते वक्त जब आपके पास ढलान आती है तब आपको पेडलिंग करने का जरूरत नहीं है, साइकिल अपने आप नीचे की तरफ मूव करता है। और तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या बोलते हैं? डाउनहिल मूवमेंट। वही एक्टिव मूवमेंट में क्या होता है कि आप जब चढ़ान के ऊपर चढ़ते हो तब आपको पेडलिंग जोर शोर से करना पड़ता है, यानी आपको क्या लगाना पड़ता है? एनर्जी लगाना पड़ता है। तो इसी के लिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपहिल मूवमेंट। तो यहाँ तक पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था। और क्योंकि यहाँ पे जो मूवमेंट है लोअर से हायर की तरफ हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जो मूवमेंट है इट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। वही दूसरी तरफ पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो मूवमेंट है वो कैसे होता है बताइए? अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये बातें हम लोगों ने पिछले क्लास में की थी। चलिए, आज आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट हमारा कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। देखिए, सबसे पहला होता है डिफ्यूजन। क्या होता है? डिफ्यूजन। इसको हम लोग सिंपल डिफ्यूजन बोलते हैं। देखिएगा, सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है? बिल्कुल पैसिव ट्रांसपोर्ट ही है, मतलब सिंपल, जहां पे ऐसा मूवमेंट जहां पे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कैसे किधर से किधर होगा? हायर से लोअर की तरफ। और क्योंकि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है तो किसी में भी आपको एनर्जी का खर्च करने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल। तो सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। समझ में? लेकिन यहां पे आपको ध्यान रखना है कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो किसके होंगे? या तो मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ गैस का होगा, और या तो मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ लिक्विड का होगा। हाँ, सॉलिड मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस रूम में, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इस रूम में यहाँ से परफ्यूम स्प्रे करूँ तो परफ्यूम में जो गैस प्रेजेंट है ना, शुरुआत में ये इधर है, लेकिन कुछ समय के बाद इनका फ्रेग्रेंस पूरे रूम पे फैल जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है? बस वही, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यानी याद रखिएगा, लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? सिर्फ गैस और लिक्विड। सॉलिड मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन नहीं। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला है पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही एक टाइप है। देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या फिर फैसिलिटेटिव ट्रांसपोर्ट। ध्यान से सुनिएगा, इसी को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी बोलते हैं। अब ऐसा क्यों बोलते हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए, डिफ्यूजन में क्या हो रहा था सर, देखिए आपने बताया क्या कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसका हायर कंसंट्रेशन है ना, बिल्कुल, और इधर इसका लोअर कंसंट्रेशन है, बिल्कुल। ये हायर कंसंट्रेशन हो गया, इधर क्या हो गया, लोअर कंसंट्रेशन हो गया। जब मूवमेंट अपने आप होगा हायर से लोअर की तरफ बिना एनर्जी खर्च किए हुए, तो इसको डिफ्यूजन बोलते हैं। यहाँ पे क्या एक कैच है, उस पॉइंट को आप समझ। यहाँ पे कैच ये होता है, क्या कैच ये होता है कि यहाँ पे एक स्पेशल तरह का, यहाँ पे एक स्पेशल तरह का हेल्प करने वाला एजेंट प्रेजेंट होता है। फिर से सुनिएगा, क्या बोला मैं, यहाँ पे स्पेशल तरह का हेल्पिंग एजेंट होता है। देखिए, ये जो आप यहाँ पे मॉलिक्यूल देख रहे हो ना, ये किसका मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है प्रोटीन का। किसका मॉलिक्यूल है, प्रोटीन का। इसका काम क्या है सर, देखिए, यहाँ से ये मॉलिक्यूल्स जाना तो चाहते हैं, लेकिन अगर ये खुद से कोशिश करेंगे ना, ये खुद से कभी भी जा नहीं सकते हैं। तो उस केस में क्या होता है, ये जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल बोलता है आओ मेरे साथ आकर के जुड़ जाओ ऑन ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल, और फिर यही प्रोटीन का मॉलिक्यूल इन इधर रेड वाले सब्सटेंस को इधर ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट हुआ वो अपने आप तो हुआ, अपने आप तो हुआ, एनर्जी का खर्च नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे मदद लिया गया किसका, प्रोटीन का, जो इन मॉलिक्यूल्स को कैरी करके एक तरफ से दूसरे तरफ यानी हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ले जा रहा है। इसी के लिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं क्या, कैरियर प्रोटीन। क्या बोलते हैं, कैरियर प्रोटीन। तो याद रखेंगे क्या, जब कभी भी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट उनके हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मूवमेंट है वो कैसे होता है, मूवमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ अ कैरियर प्रोटीन। और इसी को बताइए हम लोग क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटिव ट्रांसपोर्ट या फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के जैसा ही है, बस यहाँ पे हेल्प करने के लिए एक्स्ट्रा कौन मौजूद है, यहाँ पे कैरियर प्रोटीन। अच्छा, ठीक है सर, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये है पानी के मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल है, पानी के मॉलिक्यूल, क्लियर है। इधर भी है, बताइए किसके मॉलिक्यूल, पानी के मॉलिक्यूल। ठीक, अब ये जो पानी का मॉलिक्यूल आप यहाँ पे देख रहे हो ना, इस पानी के मॉलिक्यूल के सामने क्या मौजूद है, बैरियर। क्या मौजूद है, बैरियर। ध्यान से सुनिएगा, ये बैरियर इंपॉर्टेंट है। देखिए, इधर पानी के मॉलिक्यूल है, इधर इनका कैसा कंसंट्रेशन है सर, हायर, और इधर ऐसा इनका कैसा कंसंट्रेशन है, लोअर कंसंट्रेशन। अब देखिए, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है तो उसमें क्या होता है सर, उसमें तो हमें पता है कि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट अपने आप होता है किधर से किधर, हायर से लोअर की तरफ, इधर भी होना है। लेकिन बात क्या है कि ये मॉलिक्यूल किसके मॉलिक्यूल है, वाटर के मॉलिक्यूल है। और वाटर के मॉलिक्यूल्स का जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है बिना किसी खर्च के, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। लेकिन 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 यहाँ पे एक कंडीशन है, ये जो मैंने बीच में बैरियर रखा है ना, इस बैरियर को ध्यान से सुनिएगा, ये जो यहाँ पे बैरियर रखा गया है, इस बैरियर को हम लोग बोलते हैं क्या, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इस बैरियर को, बताइए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ध्यान से सुनिएगा कि मॉलिक्यूल्स का जो पानी के मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसपोर्ट है वो ऐसे मेम्ब्रेन यानी ऐसे बैरियर से होना चाहिए जो कि कैसा होता है, सेमी परमिएबल। अब सुनिएगा ध्यान से, सेमी परमिएबल वर्ड का मतलब क्या होता है, अगर मैं बोल रहा हूं कि कोई सेमी परमिएबल है, इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा मेम्ब्रेन जिसके थ्रू, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा मेम्ब्रेन जिसके थ्रू सिर्फ
सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही पास कर सकते हैं। सॉल्वेंट मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने एक चीनी और आपने नमक और पानी का एक घोल बनाया है तो उसमें जो पानी है वो आपका सॉल्वेंट है, समझ में? जनरली जनरली लिक्विड फॉर्म में होता है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड फॉर्म में ही हो। यहाँ पे जो मैं जिसका एग्जांपल दे रहा हूँ वहां पे सॉल्वेंट वाटर है, तो ऐसा मेम्ब्रेन जिसके थ्रू सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स तो पास कर सकते हैं लेकिन सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स पास नहीं कर सकते हैं, ऐसे मेम्ब्रेन को हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो याद रखेंगे कि ऑस्मोसिस में क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या कि वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर क्या है, एक तरह का सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट का जब ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम देयर हायर टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑस्मोसिस। तो ये तीनों के तीनों में कभी भी आपको एनर्जी का खर्च देखने को नहीं मिलता। चलिए ठीक है, अब यही है हमारा कंसेप्ट, मेन कंसेप्ट जहां पे इन सब की जरूरत हमें। देखिए ध्यान से, ये है हमारा क्या, दिस इज आवर सेल मेम्ब्रेन। लिपिड के आपको दो लेयर दिख रहे होंगे, बीच में देखिए ये सब क्या है, प्रोटीन्स। अच्छा, दो तरह का प्रोटीन बताया था, याद करिए। बाहर की तरफ जो लाइटली अटैच होते हैं उनको बोलते हैं एक्सटेंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन, और जो अंदर की तरफ टाइटली अटैच होते हैं इनको क्या नाम दिया था हम लोगों ने, इनको बोला था हम लोगों ने इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन। तो ये सब जो अंदर की तरफ आप देख रहे हो ना, ये सब क्या है, प्रोटीन्स। अब जरा देखिए, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे देखिए, ये वाला आपको जो मॉलिक्यूल यहाँ पे दिख रहा है, देखिए ये वाला आपको जो मॉलिक्यूल दिख रहा है, ये ब्लैक वाला, देखिए यहाँ इधर इनका नंबर ज्यादा है, ठीक है, और इधर इनका नंबर कम है, तो मैं क्या बोलूंगा, सर इधर इनका हायर कंसंट्रेशन है और इधर इनका लोअर कंसंट्रेशन है, ठीक है। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये पता है कैसे मॉलिक्यूल्स हैं, ये होते हैं हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल। कैसे मॉलिक्यूल्स हैं बताइए, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब नॉन पोलर का मतलब क्या, याद करिए मैंने आपको बताया था ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें किसी तरह का कोई चार्ज जनरेट नहीं होता। तो जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, और ये बताइए ये जो लिपिड्स हैं इनके जो टेल हैं वो भी कैसे होते हैं, सर आपने बताया था नॉन पोलर होते हैं। तो ये भी नॉन पोलर और ये मॉलिक्यूल्स भी नॉन पोलर, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये नॉन पोलर है और ये मॉलिक्यूल्स भी नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब जिसके अंदर चार्ज का जनरेशन नहीं होता, इधर इसका हायर कंसंट्रेशन, इधर इसका लोअर कंसंट्रेशन है, तो बिना किसी प्रॉब्लम के ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स अपने आप मूव कर जाएंगे किधर बताइए, हायर से लोअर कंसंट्रेशन वाले रीजन की तरफ में। क्लियर है? और इसी प्रोसेस को ध्यान से सुनिएगा, इसी प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं, बताइए क्या, डिफ्यूजन। क्या नाम देते हैं, डिफ्यूजन। बताइए मॉलिक्यूल्स डायरेक्ट मूव किए बिना किसी एटीपी के खर्च के, कैसे मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे के सारे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको मैं जो समझा रहा हूँ, देखिए कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं, बताइए जो कैसे होते हैं, पोलर। कैसे होते हैं, पोलर होते हैं, या फिर न्यूट्रल होते हैं। ठीक। अब पोलर वाले में समस्या क्या है ये समझिएगा। पोलर वाले, ये सपोज करें किसके मॉलिक्यूल हैं, दिस इज पोलर मॉलिक्यूल। देखिए पोलर मॉलिक्यूल, तो जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, देखिएगा इसके पास चार्ज जनरेट हो सकता है, लेकिन अब मुझे बताइए ये जो लिपिड के टेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन पोलर। तो जब ये पोलर मॉलिक्यूल्स इधर से हो करके इसके अंदर आएगा ना, तो लिपिड बोलेगा भाई साहब इधर से जाने का रास्ता नहीं है। क्यों, क्योंकि ये पोलर है ये नॉन पोलर है, दोनों एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो बोला सर इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन देने के लिए ही यहाँ पे जन्म हुआ है एक स्पेशल प्रोटीन का। ये देखिए इस प्रोटीन का नाम है कौन सा प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन सर। बिल्कुल, ये जो कैरियर प्रोटीन है ये खुद क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इस कैरियर प्रोटीन से आकर के क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे, और फिर ये कैरियर प्रोटीन क्या करेगा, इनको उठा करके यहाँ पे डाल देगा। तो बताइए इधर इनका हायर कंसंट्रेशन, इधर इनका लोअर कंसंट्रेशन, और ये मॉलिक्यूल कैसे है, ऑल आर पोलर मॉलिक्यूल। और जब इनका मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन हुआ, इस तरह के डिफ्यूजन को हम लोग क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन या फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। बोलो ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं।
हाँ सर इतना आ गया। चलिए, अब इसी में एक और तरह का स्पेशल मॉलिक्यूल होता है ना। वो स्पेशल मॉलिक्यूल कोई और नहीं, कौन है, हमारा वाटर का मॉलिक्यूल यानी H2O। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि वाटर खुद एक कैसा मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है। वाटर में चार्ज का जनरेशन सेपरेशन आराम से होता है, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है। देखिए, बिल्कुल एक पोलर मॉलिक्यूल है। अब ये डायरेक्टली तो इधर से होकर के गुजर नहीं सकता। बिल्कुल सर, तो उस केस में भाई साहब कम हिल जाता है पूरा। चलिए इधर देखिए, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, अब ये पोलर है। अब देखिए इसके लिए क्या किया गया है, इसके लिए भी प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं चैनल या टनल प्रोटीन। ये देखिए, ये एक प्रोटीन इधर है, ये एक प्रोटीन इधर है, और बीच में आपको एक रास्ता दिख रहा होगा ना, टनल का, गुफा जैसा। इसी रास्ते से होते हुए ये जो वाटर के मॉलिक्यूल है डायरेक्ट इधर आ जाते हैं। तो बताइए, यहाँ पे जो मूवमेंट हुआ वाटर के मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन, किसकी मदद से हुआ, चैनल या टनल प्रोटीन्स के थ्रू। और मैंने आपको बताया इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। वाटर के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कैसे होता है बताइए, विद द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनका मूवमेंट किसके थ्रू होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से। और जितने भी सिंपल, जितने भी नॉन पोलर वाले मॉलिक्यूल है उनका कैसे मूवमेंट होता है बताइए, सिंपल डिफ्यूजन। ध्यान दीजिएगा आगे। अब देखिएगा, यहाँ पे एक मामला अलग है। कैसे अलग है सर, देखिए, ये इधर आप देख रहे हैं इनका हायर कंसंट्रेशन है और इधर इनका लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, इधर मॉलिक्यूल ज्यादा है, इधर मॉलिक्यूल कम है। ठीक है, ये कौन से मॉलिक्यूल है मैं आपको बता दूं, ये सारे के सारे कौन है, ये क्या होते हैं, आयंस। क्या होते हैं, आयंस। आयंस मतलब मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि आपका सोडियम, पोटेशियम, इन सब के ऊपर आप क्या देख रहे हो, चार्ज देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। हाँ सर, सोडियम के ऊपर प्लस है, पोटेशियम के ऊपर प्लस है। अब क्या होगा, इधर इसका कम कंसंट्रेशन है और इधर इसका ज्यादा कंसंट्रेशन है। अगर मैं कुछ ना करूं तो मूवमेंट अपने आप किधर से किधर होना चाहिए था सर, हायर से लोअर की तरफ। पर क्या ऐसा होता है, नहीं। क्यों सर, ऐसा क्यों नहीं होता, देखिए ध्यान से। यहाँ पे ये जो आप ये मुखौटा जैसा देख रहे हो ना, ये एक स्पेशल पंप लगा हुआ होता है। क्या लगा होता है यहाँ पे, पंप। तो पंप बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और ये जो पंप है इसके पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है एटीपेज एंजाइम। क्या नाम होता है, एटीपेज एंजाइम। ये एटीपेज एंजाइम क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा। ये एटीपेज एंजाइम के पास एक एबिलिटी है। क्या एबिलिटी है, इसके पास ये एबिलिटी होती है क्या, कि हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी का पार्टिकल है वो क्या है बताइए, एनर्जी करेंसी क्या है, एटीपी। ये एटीपी को ब्रेक करता है, किसमें सर, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। जिससे क्या निकलता है, एनर्जी। क्या निकलता है, एनर्जी। और उस एनर्जी का इस्तेमाल करके जबरदस्ती, इधर कंसंट्रेशन कैसा है, लोअर, और इधर कंसंट्रेशन कैसा है, हायर, फिर भी जबरदस्ती इन मॉलिक्यूल्स को किधर से किधर भेज देता है, लोअर से हायर की तरफ। और जब मूवमेंट बताइए लोअर से हायर की तरफ होता है तो वो कैसा ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ये जो मूवमेंट जो करा रहा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पंप। मैं एग्जांपल ले रहा हूं किसका, सोडियम पोटेशियम का। तो इस पंप को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप। तो जितने भी आयंस होते हैं उनका मूवमेंट बताइए कैसे होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। ये देखिए यहाँ पे, देखिए लिखा आपको मिलेगा क्या, अ फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, कि लोअर से हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ में, फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, और इस प्रोसेस में याद रखिएगा एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है जिसमें एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है। और इसी के लिए इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एग्जाम्पल है इसका क्या, सोडियम पोटेशियम पंप। आई होप आपको ये पूरा पॉइंट समझ में आया होगा, क्या कि जो भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसका ट्रांसपोर्ट सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कैसे होता है, सिंपल डिफ्यूजन से। जो पोलर मॉलिक्यूल है उनका कैरियर प्रोटीन की मदद से, दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और जो पानी का मूवमेंट है वो कैसे होता है, ऑस्मोसिस से, थ्रू द चैनल या टनल प्रोटीन। और लास्ट है, जितने भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है आयंस का, उनका कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ पंप, जिसके पास कौन सा एंजाइम होता है, एटीपेज
पेज एंजाइम जो कि एटीपी को तोड़ता है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, जिससे एनर्जी निकलता है और इसी एनर्जी का इस्तेमाल करके ये पंप जबरदस्ती लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स को फेंक देता है ले जाकर। तो ये था हमारा ट्रांसपोर्ट वाला पूरा टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, हमारा अगला टॉपिक है क्या, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। देखिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, जो यूकैरियोट्स में ही सिर्फ आपको मिलेगा। देखिए ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है आपका एंडो और दूसरा है मेम्ब्रेन। एंडो वर्ड का मतलब क्या होता है सर, अंदर की तरफ, और मेम्ब्रेन वर्ड का मतलब क्या होता है सर, जिसके पास में गोल एक बाहर का बाउंड्री हो, उसको क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन। तो सुनिएगा यूकैरियोट्स के अंदर कैसे ऑर्गेनल्स मिलते हैं, मैंने आपको बताया था यूकैरियोट्स के अंदर में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स मिलते हैं, प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलते हैं। प्रोकैरियोट्स में जो भी सेल ऑर्गेनल आपको मिलेगा वो सारे के सारे कैसे मिलते हैं, बिना मेम्ब्रेन के मिलते हैं। लेकिन यूकैरियोट में कैसे मिलते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। अब उनमें से मैं कुछ का नाम ले रहा हूं, जैसे देखिए एक है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक है आपका गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, दूसरा है आपका लाइसोसोम, और चौथा है आपका वैक्यूल। कौन है चौथा आपका, वैक्यूल। ये जो मैंने चारों नाम यहाँ पे लिखे हैं ना, ये चारों के चारों कैसे सेल ऑर्गेनल हैं, जो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में मिलते हैं। अच्छा, इन चारों के पास क्या प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन। कितना मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन होता है, यानी इन सब के बाहर में एक एक मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलता है। अब मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, कि ये जो चारों नाम आपने यहाँ पे देखे ना, कौन कौन से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल्स, इन चारों के जो फंक्शंस हैं, क्या बोल रहा हूं, इन चारों के जो फंक्शंस हैं अलग अलग है। क्या बोल रहा हूं, अलग अलग है। इसका काम अलग है, इसका काम अलग है, इसका काम अलग है, लेकिन इन चारों का फंक्शन यानी काम जो है आपस में क्या है, कनेक्टेड। क्या है, आपस में कनेक्टेड। हालांकि इसका फंक्शन अलग है, इसका फंक्शन अलग है, लेकिन चारों मिलकर के मेन एक ही काम के ऊपर फोकस करते हैं, और बिन इन चारों के एक दूसरे का गुजारा नहीं हो सकता। इसी के लिए इन चारों को हम लोग क्या बोलते हैं, सेम सिस्टम का पार्ट बोलते हैं। सिस्टम मतलब जहां पे अलग अलग कंपोनेंट्स मिल करके एक साथ काम करते हैं। तो चारों का फंक्शन अलग अलग है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं क्या कि इनका फंक्शन अलग अलग होने के बावजूद इनका दो अलग अलग फंक्शंस है वो आपस में क्या होता है, कनेक्टेड। क्या होता है, कनेक्टेड। क्या मैं बोल रहा हूं कि बीइंग डिफरेंट फंक्शंस ऑफ ऑल दीज आर कोऑर्डिनेटेड। कोऑर्डिनेटेड वर्ड का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से इनका फंक्शन जुड़ा हुआ है। यानी अगर ये काम नहीं करेगा तो फिर ये काम नहीं कर पाएगा, ये काम नहीं करेगा तो ये काम नहीं कर पाएगा। तो यानी मैं क्या बोल सकता हूं कि इन चारों का फंक्शंस आपस में क्या है, कनेक्टेड यानी कोऑर्डिनेटेड है। इसी के लिए इनको हम लोग एक सिस्टम के अंदर रखते हैं जिसका नाम क्या है, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। हालांकि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपसे मैं पूछूं कि बताइए माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, पेरोक्सिसोम, इन सब को भी क्या हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में या एक सेम सिस्टम में रख सकते हैं? नहीं, इनको हम नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि वर्क एज डिफरेंट फंक्शंस which are not coordinated with each other। इसी के लिए ध्यान से सुनिएगा, इसी के लिए इनको हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं मानते। वो माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, पेरोक्सिसोम, क्योंकि इनका फंक्शन अलग अलग है और इनका फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं है, इसी के लिए हम लोग इसको
नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब मैं ये इसी के लिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट का पूछा हुआ सवाल है। क्या कि माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल और पेरोक्सिसोम को हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि इनका फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? और ये पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। चलिए ध्यान देते हैं। अब सबसे पहला हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे क्या यहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ध्यान से समझिएगा, मैं आपको समझाता हूं। देखिए ये जो नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना, इस नाम पे ही सारा सब कुछ समझ छिपा हुआ है। देखिए रेटिकुलम, ये जो वर्ड है रेटिकुलम ना, इस रेटिकुलम वर्ड का मतलब क्या होता है? नेटवर्क। क्या होता है? नेटवर्क। नेटवर्क यानी यहाँ पे मतलब है जाल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं क्या कि अगर ये हमारा सेल है, क्या है? हमारा सेल है, तो इस सेल के अंदर फ्लूइड पार्ट होता है। हाँ सर, फ्लूइड पार्ट होता है। ये देखो, इस फ्लूइड पार्ट को देखो, ये फ्लूइड पार्ट होता है। बिल्कुल, ये जो फ्लूइड पार्ट आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये फ्लूइड पार्ट क्या होता है? इस फ्लूइड पार्ट को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है सर, आपने बताया था। देखिएगा, जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर एक बड़ा सा नेटवर्क फैला होता है छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स का। क्या बोल रहे हो? छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स का एक बड़ा सा नेटवर्क फैला हुआ होता है। सर कैसा नेटवर्क फैला होता है? देखिए, ये जो पूरा आप नेटवर्क देख रहे हो ना, ये नेटवर्क पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है। और किधर फैला हुआ है? सेल के अंदर। इसी के लिए इसका नाम क्या पड़ा है? इसका नाम पड़ा है एंडो। एंडो मतलब किधर? सेल के अंदर। और प्लाज्म वर्ड का मतलब यहाँ पे क्या है? प्रोटोप्लाज्म। क्या है? प्रोटोप्लाज्म। एंडो वर्ड का मतलब है इनसाइड, प्लाज्मिक वर्ड का मतलब है प्रोटोप्लाज्म। तो यानी ये छोटे छोटे ट्यूब ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं? ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में क्या रहते हैं? फैले हुए होते हैं, एक नेटवर्क की तरह। समझ में है? इसी के लिए इसका नाम क्या पड़ता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर मैं इस ईआर के बारे में बात करूं तो आप क्या देख रहे होगे? ध्यान से देखिएगा, ये जो ईआर है और ये क्या है बताइए? सेल का प्रोटोप्लाज्म। ठीक है सर। तो अब ये जो ईआर है, ये क्या करता है? ध्यान से समझिएगा, ये पूरे सेल के स्पेस को दो पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब सर, एक वो पार्ट, एक वो पार्ट जो किधर आ रहा है बताइए? इसके अंदर आ रहा है। ये देखिए, ये जो मैंने ईआर बनाया है, उसके अंदर जो स्पेस प्रेजेंट है, एक वो स्पेस है। और दूसरा एक वो स्पेस जो किधर प्रेजेंट है? इस ईआर के बाहर प्रेजेंट है। तो वो स्पेस जो ईआर के बाहर प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनिएगा, उस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा लूमिनल स्पेस। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा लूमिनल स्पेस। और वही वो पार्ट सेल के प्रोटोप्लाज्म का जो ईआर के ल्यूमेन के अंदर प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लूमिनल स्पेस। क्या बोलते हैं? लूमिनल स्पेस। सुनिएगा, फिर से बता रहा हूं, ये क्या करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, पूरे सेल का जो स्पेस है, उसको दो पार्ट में बांटता है। पहला, ये देखिए, ये ईआर का खाली वाला पोर्शन है, जिसके अंदर बाकी पूरा सेल, इतना सा पार्ट कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ सर, इतना सा पार्ट तो कवर हो रहा है, बाकी पार्ट तो कवर नहीं ना हो रहा है। तो जो पार्ट ईआर का स्पेस कवर कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लूमिनल स्पेस। और जो पार्ट ईआर का लूमेन कवर नहीं कर रहा, उसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा लूमिनल स्पेस। समझ में आया? तो ईआर पूरे सेल के स्पेस को दो पार्ट में बांटता है। पहला है लूमिनल स्पेस, जिसके अंदर में ईआर का पोर्शन आ रहा है, और जिसके अंदर ईआर का पोर्शन नहीं आ रहा, उसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा लूमिनल स्पेस। तो ये पॉइंट था आपका ईआर के बारे में। अब ध्यान से सुनिएगा, हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ध्यान दीजिएगा, ये स्ट्रक्चर एनसीईआरटी का है। ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आप नोटिस करेंगे क्या कि इस ईआर के ऊपर में आपको यहाँ पे छोटे छोटे दाने नजर आ रहे होंगे। दिख रहा है सबको? हाँ सर, ये दाना दिख रहा है। बिल्कुल, ये छोटे छोटे जो दाने हैं ना, ये छोटे छोटे दाने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किस चीज में?
हमारे बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। सर हमारे सेल के अंदर में प्रोटीन का जो फैक्ट्री होता है ना, आपने बताया था कौन है, राइबोसोम। कौन है, राइबोसोम। तो सर क्या ईआर के ऊपर भी राइबोसोम प्रेजेंट होगा? हाँ बिल्कुल प्रेजेंट होगा। तो सर क्या पूरे ईआर के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होगा? नहीं, ध्यान दीजिएगा, देयर आर सम पोर्शंस। अगर मैं इस वाले पोर्शन के बारे में बात करूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस वाले पोर्शन के बारे में बात करूं, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन में आपको कहीं पे भी, है ना, कहीं पे भी राइबोसोम्स का अटैचमेंट देखने को नहीं मिल रहा होगा। लेकिन इस वाले पोर्शन में आपको प्रॉपर दिख रहा होगा कि दाने दाने एकदम एकदम मतलब दाने दाने बिल्कुल तरीके से कौन प्रेजेंट है यहाँ पे, राइबोसोम्स। तो उस बेसिस पे इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि देखो भाई साहब, राइबोसोम्स के सरफेस पे कुछ जगह पे ईआर के कुछ सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट है और ईआर के कुछ सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। तो जिस सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है ना, उसको दूर से देखने पर खुरदरा खुरदरा यानी दाना दाना, जैसे आपके किसी के चिक पे आजकल भाई साहब तो पिंपल हो जाता है, तो आप भगवान जाने नया सेनामाइड कौन कौन सा आप भाई साहब फेस वॉश वगैरह लगाने लगते हो, उसी तरीके से दूर से देखने पर इसके जो सरफेस है वो कैसे नजर आते हैं, रफ। तो इसी के लिए इसको नाम दिया गया क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम दिया गया इसको, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसके ऊपर कोई भी, ध्यान से सुनिएगा, जिसके ऊपर कोई भी राइबोसोम सरफेस अटैच नहीं होते हैं उसको नाम दिया जाता है क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम दिया जाता है इसको बताइए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? क्योंकि स्मूथ वाले में कोई भी राइबोसोम्स नहीं होते, यानी यहाँ पे राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है सर। अब देखिए, अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया कि राइबोसोम्स का काम क्या है। सर राइबोसोम्स का काम है हमारे बॉडी के अंदर क्या करना, हमारे बॉडी के अंदर क्या करना, प्रोटीन बनाना। क्या बनाना, प्रोटीन बनाना। तो उसी तरीके से ये जो रफ राइबोसोम वाला पार्ट है ना, रफ ईआर वाला पार्ट है, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है। इसका काम बताइए क्या होगा, इसका काम होगा क्या बनाना, प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। किसका फॉर्मेशन करना, प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। लेकिन जो स्मूथ वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट है जो हमारा स्मूथ वाला पार्ट है, क्या इस स्मूथ वाले पार्ट में प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम्स क्या है, एब्सेंट। तो स्मूथ वाले का काम क्या है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है किसका, लिपिड्स का। किसका फॉर्मेशन होता है, लिपिड्स का फॉर्मेशन होगा। तो स्मूथ वाला पार्ट लिपिड्स का फॉर्मेशन करेगा और रफ वाला पार्ट प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। क्यों? क्योंकि रफ वाले में राइबोसोम प्रेजेंट होता है, स्मूथ वाले में राइबोसोम्स एब्सेंट होता है। और यही लिपिड्स आगे जा करके, ध्यान से सुनिएगा, यही लिपिड्स आगे जा करके एनिमल्स के अंदर में एक स्पेशल टाइप ऑफ हार्मोन बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेरॉयडल हार्मोन। क्या बोलते हैं इनको, स्टेरॉयडल हार्मोन्स। जैसे कि आपने टेस्टोस्टेरोन का नाम सुना है? हाँ सर, मेल जो ह्यूमन मेल्स होते हैं, जो मैमल्स होते हैं, उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल नी रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इंड्यूस करने के लिए। फीमेल में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का नाम सुना है? वो सब के सब कैसे हार्मोन्स है बताइए, स्टेरॉयडल हार्मोन्स। और स्टेरॉयडल जो वर्ड है ना, ये किससे आदि, ये स्टेरॉयड किससे बनता है, लिपिड से बनता है। खैर, मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो लिपिड्स का फॉर्मेशन है कहाँ पे होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और यही लिपिड्स आगे जाकर के एनिमल्स में कौन सा हार्मोन बनाते हैं, स्टेरॉयडल हार्मोन्स बनाते हैं। तो ये था आपका पूरा का पूरा ईआर। एक और पॉइंट याद रखेंगे, क्या सर, कि जो रफ वाला पार्ट है ना, ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका रफ वाला पार्ट है वो एक गोल से सरफेस से अटैच है। किससे अटैच है, एक गोल से सरफेस से अटैच है। ये देखिए, नहीं दिखा, अब दिखेगा, देखिए वो एक गोल से सरफेस से अटैच है। ये देखो, ये दिख रहा है ना, ये एक मेम्ब्रेन है। और सर यहाँ पे भी क्या क्या तो है। ये वाला पोर्शन क्या है सर, ध्यान से सुनिए, ये जो है ना, ये क्या है, न्यूक्लियस। क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है, अच्छा, ठीक है सर। न्यूक्लियस के बाहर का ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो बाहर का मेम्ब्रेन देख रहे हो ना, ये वाला मेम्ब्रेन जो आप देख रहे हो, ये है किसका मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो मैं बस आपको यही बताना चाह रहा था क्या, और आप ध्यान से जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा क्या, ये जो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन होता है ना,
इसके ऊपर भी ध्यान से सुनिएगा, ये जो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर भी आपको क्या देखने को मिलता है? राइबोसोम्स। क्या देखने को मिलता है? राइबोसोम्स। जरा मुझे बताइए, राइबोसोम्स कौन से पार्ट पे होता है? रफ ईआर वाले पार्ट पे। तो यही पॉइंट कभी कभी आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, क्या कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किसके मेम्ब्रेन से अटैच होता है? तब आप बोलेंगे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होता है। समझ में आया कि नहीं? और वो भी न्यूक्लियस के कौन से मेम्ब्रेन से? न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से। न्यूक्लियस के अंदर दो मेम्ब्रेन होता है, तो न्यूक्लियस का जो बाहर वाला मेम्ब्रेन है उस पे कौन अटैच होता है बताइए? उसके साथ कंटिन्यूएशन में कौन रहता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये था पूरा का पूरा आपका ईआर, जहां पे आप देखेंगे एक तरफ देखिए रफ लिखा हुआ, एक तरफ लिखा हुआ है स्मूथ। रफ में क्या प्रेजेंट होगा बताइए? रफ के ऊपर आपको राइबोसोम्स देखने को मिलेंगे उनके सरफेस के ऊपर में। समझ में आया? द ईआर बियरिंग राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बट whereas ribosomes lacking surface of ER are called as smooth endoplasmic reticulum। शॉर्ट में इसको बोलते हैं SER और शॉर्ट में इसको बोलते हैं RER। याद रखिएगा, जो रफ वाला पोर्शन है उसका काम क्या है? क्या बनाना? प्रोटीन बनाना। लेकिन वही स्मूथ वाले का काम क्या है बताइए? लिपिड्स का सिंथेसिस करना। और जो लिपिड्स होते हैं वो आगे जाकर के एनिमल्स में कौन सा हार्मोन बनाते हैं? स्टेरॉयडल हार्मोन। अभी मैंने आपको बताया स्टेरॉयडल हार्मोन का एग्जांपल क्या है? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, दीज आर ऑल स्टेरॉयडल हार्मोन्स। और वही जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये एक्सटेंशन होता है, कंटिन्यूअस होता है, किसके साथ में? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस के साथ में। देखिए यही मैं आपको बता रहा था, ये जो न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन है इसके साथ कंटिन्यूएशन फॉर्म में कौन रहता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई होप आपको ईआर पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा अगला है हमारा कौन सा? गोल्जी एपरेटस। देखिए इसके कई नाम हैं। कई नाम मतलब सर, देखिए कहीं कहीं पे इसको गोल्जी बॉडी लिखा हुआ होता है, अच्छा ठीक है। कहीं कहीं पे इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी लिखा हुआ होता है। देखिए मैं आपको समझाता हूं, या गोल्जी एपरेटस भी बोलते। देखिए सबसे पहला आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी। तो इसकी डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट का नाम याद रखना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि इसकी डिस्कवरी की थी कैमिलो गोल्जी ने। कब? 1888 में। कब की थी? 1888 में, जहां पे उन्होंने इनको स्टेन किया था। अब स्टेनिंग क्या होता है याद करिए, मैंने आपको बताया था ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस में कि सेल्स के को माइक्रोस्कोप के अंदर देखने के लिए, सेल के अंदर के कंपोनेंट को देखने के लिए हम लोग स्पेसिफिक कलर्स का यूज करते हैं। और ये जो कलर्स है ना, इन कलर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेन। क्या बोलते हैं? स्टेन। और ये जो स्टेन था, इन्होंने सेम स्टेनिंग प्रोसेस का यूज किया और देखा क्या कि ये जो स्ट्रक्चर्स थे कहां प्रेजेंट होते हैं बताइए? न्यूक्लियस के बगल में। कहां पे प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के बगल में। और इसी के लिए, क्योंकि इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, तो इन्हीं के नाम पे इनका नाम क्या पड़ गया? गोल्जी बॉडीज या गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेटस। अब सवाल है कि इसका नाम बॉडी कॉम्प्लेक्स एपरेटस ऐसा क्यों बोलते हैं सर? ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बताता हूं। देखिए मैं आपको बता, देखिए जो कोई भी गोल्जी बॉडी या कॉम्प्लेक्स होता है उसमें तीन स्ट्रक्चर होते हैं। कितने स्ट्रक्चर होते हैं? तीन स्ट्रक्चर। देखिएगा सबसे पहला उसके पास में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। देखिए इस वाले स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं सिस्टर्न्स। क्या बोलते हैं? सिस्टर्न। ठीक है। दूसरा दूसरा इनके पास में क्या होता है? दूसरा इनके पास में एक लंबा सा ऐसे, ये अलग चीज है। लंबे लंबे स्ट्रक्चर दिखते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं? ट्यूब्यूल्स। अच्छा, फिर दूसरा है गोल गोल स्ट्रक्चर। ये गोल गोल स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वेसिकल्स। क्या बोलते हैं? वेसिकल्स। ध्यान दीजिएगा, ये तीन स्ट्रक्चर है गोल्जी बॉडी के पास में। कौन कौन? एक सिस्टर्न, दूसरा है ट्यूब्यूल और तीसरा है वेसिकल। ये तीनों स्ट्रक्चर्स, भले ही इसमें तीन तरीके के स्ट्रक्चर है, लेकिन जो गोल्जी बॉडी होता है उसमें ये तीनों तरह के स्ट्रक्चर्स आपस में क्या रहते हैं? ज्वाइंट रहते हैं। क्या रहते हैं? आपस में
ज्वाइंट रहते हैं। मतलब सर जैसे देखिए ये मेरा पूरा का पूरा बॉडी है, हेड है, ये हैंड्स है, लेग्स है, और ये पूरा का पूरा पोर्शन सब एक साथ ज्वाइंट है कि नहीं है? हाँ सर। उसी तरीके से अनलाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहां पे सारा कंपोनेंट इधर उधर छितराया हुआ रहता है, गोल्जी बॉडी में सारे कंपोनेंट्स कौन कौन, सिस्टर्न्स, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स आपस में क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं एज अ होल बॉडी, एज अ होल कॉम्प्लेक्स, एज अ होल apparatus। इसी के लिए इसको क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी या गोल्जी apparatus। जिसमें से सबसे मेन स्ट्रक्चर कौन होता है हमारा, सिस्टर्न। कौन होता है, सिस्टर्न। बोलो ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? हाँ सिस्टर्न। इसका प्लूरल अगर आपको जानना है, सिस्टर्नी। बोलो ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? ठीक है सर, देखिए ध्यान से। अब देखिए जो भी हमारा गोल्जी बॉडी होता है ना, उसमें ये देखिए, ये आप जो डायग्राम देख रहे हो ये सब क्या है, दीज आर सिस्टर्न। क्या है ये, सिस्टर्न। तो जो भी हमारा गोल्जी बॉडी होता है, एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है ना? देखिएगा मैं आपको जो समझा रहा हूं, देखिए जो गोल्जी बॉडी होता है उसमें जो सिस्टर्नी होती है ना, या जो सिस्टर्न्स होते हैं, वो एक के ऊपर एक रख करके अरेंज किए हुए होते हैं। कैसे सर? ये देखिए ये एक सिस्टर्नी है, इसके नीचे एक और है, इसके नीचे एक और है, इसके नीचे एक और है। तो बताइए एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे करके रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है? और ये जो है इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, सिस्टर्न। क्या बोलते हैं, सिस्टर्न। और एक से ज्यादा हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, सिस्टर्नी। समझ में आए कि नहीं है? इनका जो अरेंजमेंट है वो कैसा होता है, कंसेंट्रिक। कैसा होता है, कंसेंट्रिक। देखिए कंसेंट्रिक मैं आपको समझा सकता हूं कैसा होता है कंसेंट्रिक, इधर ध्यान दीजिएगा। देखिए कंसेंट्रिक वर्ड का मतलब है जैसे कि ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये एक और सर्कल है। दिख रहा है सबको? आप मुझे बताइए इन दोनों का सेंटर, क्या बोल रहा हूं, इन दोनों का सेंटर जो है सेम है कि नहीं है? हाँ सर, इस वाले सर्कल का इस वाले का सेंटर क्या है, दोनों का सेम है। इसी शेप को, ऐसे शेप को क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक। क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक वर्ड का मतलब क्या है, यहां पे मैं आपको देखिए समझाता हूं। इसका मतलब क्या है ना, देखिएगा ध्यान से। इसका मतलब ये है, ये कुछ ऐसा है, एक ऐसा है, दूसरा ऐसा है, तीसरा ऐसा है। अगर आप इनको फुल सर्कल में अगर आप बनाएंगे, तो फुल सर्कल में बनाने के बाद में सबका सेंटर क्या आएगा, सेम आएगा। और ये जो मैंने लाइन लाइन बनाया है ना, ये लाइन लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिस्टर्नी को। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है उनमें जो सिस्टर्नी होते हैं वो कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, फ्लैट डिस्क जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर स्टैक करके, स्टैक वर्ड का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे करके पूरा एक ढेर लगा करके रखा जाता है। इनका अरेंजमेंट कैसा होता है बताइए? इनका अरेंजमेंट होता है कंसेंट्रिक। कैसा अरेंजमेंट होता है इनका, कंसेंट्रिक अरेंज होता है। और याद रखिएगा इनका लोकेशन न्यूक्लियस और ईआर के एकदम आसपास में ही होता है। क्यों सर, ऐसा क्यों होता है, अभी आपको बताऊंगा। फिलहाल में आप इतना देखिए, क्या देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आ गया, हाँ। क्या लिखा हुआ है कि दे कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स और सिस्टर्नी। समझ में है? जिसका एक दूसरे के ऊपर इनको स्टैक पैरेलली करके रखा जाता है। आगे देखिए, द गोल्जी सिस्टर्नी आर कंसेंट्रिकली अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस। जिधर न्यूक्लियस होगा उसके बगल में ही होता है। और किस तरीके से अरेंज किया जाता है बताइए सिस्टर्नी को, कंसेंट्रिकली। कंसेंट्रिकली का मतलब मैंने आपको समझा दिया। जहां पे देखिए आपको दिख रहा हो, कहां गया, हाँ देखिए कंसेंट्रिकली का मतलब क्या होता है, बोलो पॉइंट समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। तो इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, कंसेंट्रिकली। देखिए ध्यान से, एनसीईआरटी में कुछ ऐसा दे रखा है, मैंने इसको उल्टा करके थोड़ा सा ऐसे करके उल्टा बोल रहा हूँ, मैंने इसको थोड़ा सा टिल्ट करके दिखाया है। ये देखिए ये क्या है आपका, एक ये है आपका सिस्टर्नी। ये क्या है सर, ये एक सिस्टर्नी है। ये क्या है, एक सिस्टर्नी है। ये क्या है, एक सिस्टर्नी है। अरेंजमेंट बताइए कैसा है, सब एक दूसरे के ऊपर स्टैक करके रखा गया कि नहीं रखा गया? सब के सब कैसे अरेंज है, कंसेंट्रिकली अरेंज है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिएगा। हर सिस्टर्नी जो भी होता है, जो भी सिस्टर्नी है, हर सिस्टर्नी के दो चेहरे होते हैं। दो चेहरे मतलब देखिए दिख रहा होगा, एक आपको ये धंसा हुआ चेहरा और एक आपको दिख रहा होगा ये उभरा हुआ चेहरा।
है ना। देखिएगा ध्यान से, ये जो धंसा हुआ चेहरा है ना, ध्यान से देखिएगा। इस धंसे हुए चेहरे को हम लोग एक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं इनको? हम लोग एक नाम देते हैं। देखिएगा ध्यान से, ये जो धंसा हुआ चेहरा है, इस धंसे हुए चेहरे को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस फेस। क्या बोलते हैं? सिस फेस। और जो उभरा हुआ चेहरा है, इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांस फेस। क्या बोलते हैं? ट्रांस फेस। ध्यान से सुनिएगा, यानी जो हमारा कॉन्वेक्स सरफेस होता है, कॉन्वेक्स वर्ड का मतलब क्या है? अंदर की तरफ धंसा हुआ। क्लियर है? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? सिस फेस। क्या बोलते हैं जिसको हम लोग? सिस फेस। देखिए ध्यान से, ये जो हमारा सिस्टर्नी है ना, इसका ये जो धंसा हुआ फेस है, ये कैसा फेस है सर? बचपन में आपने क्लास 10th में कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा होगा, तो ये कॉन्वेक्स ऐसा होता है। तो ये जो आपका कॉन्वेक्स सरफेस है, इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सिस फेस, या इसी का एक और नाम होता है, बताइए क्या? फॉर्मिंग फेस। क्या नाम होता है? फॉर्मिंग फेस। ठीक है। अच्छा, जो ये उभरा हुआ सरफेस है, बाहर की तरफ सरफेस है, कौन सा सरफेस है बताइए? कॉनकेव। और कॉनकेव वाला जो हमारा फेस होता है ना, इस कॉनकेव वाले फेस को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? दिस इज द ट्रांस फेस। हाँ, ये जो उभरा हुआ फेस आप देख रहे हो, इस वाले फेस को हम लोग बताइए क्या बोलते हैं? ट्रांस फेस। यानी जो कॉनकेव फेस है, इट इज कॉल्ड एज ट्रांस फेस। और वहीं जो हमारा कॉन्वेक्स फेस है, उसको क्या बोलते हैं? सिस फेस। इसका एक और नाम होता है, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, विच इज मैच्योरिंग फेस। कौन सा फेस होता है? मैच्योरिंग फेस। हाँ, तो याद रखेंगे कि जो सिस्टर्नी होता है, उनका दो फेस होता है। कौन कौन सा? एक कॉनकेव फेस, एक आपका कॉन्वेक्स जिसको क्या बोलते हैं? सिस फेस या फॉर्मिंग फेस। और जो बाहर की तरफ ऐसे निकला हुआ होता है, दैट इज कॉनकेव, जिसका नाम है ट्रांस फेस और मैच्योरिंग फेस। देखिए, अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने जो स्टैक बनाया है ना, इनका जो मैंने यहाँ पे स्टैक बनाया है, क्लियर है? ये स्टैकिंग जो मैंने की है, ये किसकी की है? सिस्टर्नी की है। हाँ, अब ये जो सिस्टर्नी के दो अलग अलग फेस आप देख रहे हो, कौन सा? सिस फेस और ट्रांस फेस। है तो दोनों अलग अलग, लेकिन ये आपस में क्या होते हैं? भले ही डिफरेंट हो, लेकिन ये सिस और ट्रांस फेस जो होते हैं ना, सिस्टर्नी के, वो आपस में क्या होते हैं? कनेक्टेड। आपस में बताइए क्या होते हैं? कनेक्टेड। भले दोनों का फेस एकदम अलग अलग हो, सिस फेस और ट्रांस फेस अलग अलग हो, लेकिन ये दोनों फेस आपस में क्या होते हैं बताइए? कनेक्टेड होते हैं। यही पॉइंट आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, क्या? कि बोथ द सिस एंड ट्रांस फेस आर इंटायरली डिस्टिंक्ट। भले दोनों अलग अलग हैं, बट बोथ आर कनेक्टेड। समझ में आया कि नहीं? सर ऐसा क्यों होता है? ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, लोकेशन में बता दूं सबका, ये जो सिस फेस है, ये सिस फेस किसके पास होता है? न्यूक्लियस के पास। किसके पास होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के पास एक और सेल ऑर्गेनल है, जिसका नाम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ट्रांसफेस किधर होता है सर? ट्रांसफेस होता है किसके तरफ? सेल मेम्ब्रेन की तरफ। किसके तरफ होता है? सेल मेम्ब्रेन की तरफ। याद रखेंगे, सिस फेस किधर होता है बताइए? सिस फेस होता है न्यूक्लियस और ईआर के तरफ में, और ट्रांसफेस किधर होता है? सेल मेम्ब्रेन के तरफ में। ध्यान से सुनिएगा, ये जो सिस फेस है, इसका काम क्या है? देखिए, ईआर मैंने बताया, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? प्रोटीन, रफ वाला प्रोटीन बनाता है और स्मूथ वाला लिपिड बनाता है। देखिए, अब मैं अगर आपको बोल रहा हूं क्या, कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहां से क्या बना रहा है? सपोज करिए एक प्रोटीन। क्या बना रहा है? एक प्रोटीन। देखिए, ये प्रोटीन बना दिया इसने। ठीक है सर। अब जैसे ही इस ईआर ने प्रोटीन बनाया यहां से, ये जो प्रोटीन है ना, इस प्रोटीन को भेज दिया जाता है। क्या बोल रहा हूं? इस प्रोटीन को भेज दिया जाता है किसके पास? सीधा सिस फेस के पास। किसके पास भेज दिया जाता है? सिस फेस के पास। लेकिन सिस फेस के पास भेजने से पहले, ध्यान से सुनिएगा, सिस फेस के पास भेजने से पहले इनको पैक कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? इनको पैक कर दिया जाता है। सॉरी, सिस फेस के पास इनको सीधा भेज दिया जाता है, और फिर धीरे धीरे जो हमारे यहाँ से प्रोटीन आया है, किसके पास से? ईआर के पास से। किसके पास से आया है? ईआर के पास से आया है। इस प्रोटीन का क्या होने लगता है? पैकेजिंग। क्या होने लगता है? पैकेजिंग। देखो, धीरे धीरे ये सिस फेस से होते हुए इधर गुजरने लगता है। बताइए, पूरा का पूरा ये जो है सिस फेस से होते हुए धीरे धीरे
पूरा कहाँ तक चला जाता है, ट्रांसफेज तक। कहाँ तक चला जाता है, ट्रांसफेज तक। और जैसे ही ये ट्रांसफेज के पास पहुंचता है ना, जैसे ही ये ट्रांसफेज के पास पहुंचता है, ट्रांसफेज के पास पहुंचते के साथ में ही इस पूरे प्रोटीन का क्या हो जाता है, पैकेजिंग। क्या हो जाता है, पैकेजिंग। अब तक जो ऐसे ही प्रोटीन बन करके आ रहा था, इस प्रोटीन को एक झोले के अंदर भर दिया जाता है, और इसी झोले को हम लोग क्या बोलते हैं, वेसिकल। क्या बोलते हैं, वेसिकल। तो ध्यान रखिएगा कि इसने क्या किया, मटेरियल जो भी ईआर से आता है वो कौन से फेज के पास आता है, सिस फेज के पास आता है। सिस फेज से ये पूरा मटेरियल होते होते क्या होता है, मॉडिफाई और पैक होता है। और पैक होने के बाद में कौन से फेज से बाहर निकलता है, ट्रांस फेज से। किस फॉर्म में पैकेजिंग होकर के निकलता है इसका, वेसिकल्स के फॉर्म में, सॉरी। तो ये है गोल्जी बॉडी का मेन फंक्शन। क्या है गोल्जी बॉडी का मेन फंक्शन, जरा देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट है, द गोल्जी एपरेटस प्रिंसिपली परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल, जब आप जोमेटो वगैरह से कुछ खाना ऑर्डर करते हो, स्विगी से ऑर्डर करते हो, तो उस समय में जो रेस्टोरेंट के जो ओनर होते हैं, वो आपका जो भी पनीर कढ़ाई है, जो भी आपका मशरूम दो प्याजा है, उसको क्या करते हैं, पैकेजिंग में करके भर के देते हैं आपको। समझ में है? तो सेम काम वही किसका है बताइए, गोल्जी बॉडी का है। लेकिन बन के कहां से आता है मटेरियल, बन के आता है ईआर से। अच्छा, ईआर से जिस तरह से आपका किचन से खाना बन करके आया, पैकेजिंग किसने किया, रेस्टोरेंट के ही किसी आदमी ने पैकेजिंग किया। तो खाना बना ईआर के पास में, और पैकेजिंग किसने किया, गोल्जी बॉडी ने। इतना समझ में आया कि नहीं? हाँ, इसी के लिए तो मैंने बताया था क्या, कि दोनों का फंक्शन क्या है, आपस में कोऑर्डिनेटेड है। समझ आया इतना? तो पहला फंक्शन इसका क्या है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। अच्छा, दूसरा, ठीक है। अब देखिए, अभी मैंने जस्ट बताया कि यहां से ये वेसिकल्स के फॉर्म में निकल जाएगा, और ये किस तरफ निकलेगा, सेल मेम्ब्रेन के पास में। जब इसको ये बन के पैकेजिंग हो गया, इसका किस फॉर्म में, वेसिकल्स के फॉर्म में। अब इस वेसिकल्स को अलग अलग टारगेट के पास भेजा जाएगा। किधर, या तो वो टारगेट सेल के अंदर होगा, या तो वो टारगेट सेल के बाहर होगा। मतलब सर समझाओ, जब रेस्टोरेंट में खाने का पैकेजिंग हो गया, तो अब डिलीवरी बॉय उसको लेकर के जाएगा ना आपको पहुंचाने के लिए। तो उसी तरीके से जब पैकेजिंग हो गया, तो पैकेजिंग के बाद इन वेसिकल्स के अंदर जो भी सामान भरा हुआ है, या तो उसको सेल के अंदर ही कहीं भेजना होगा, या तो फिर उसको किधर भेजना होगा, सेल के बाहर। तो याद रखिएगा, इसका दूसरा फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट। क्या होता है, ट्रांसपोर्ट। पहला फंक्शन पैकेजिंग, दूसरा फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। या तो इंट्रासेलुलर टारगेट, यानी सेल के अंदर ही अगर कोई जगह है तो उसी वहां पे भेजना है, और या तो फिर निकालना है किधर, सीधा सेल के बाहर। और इनका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स के फॉर्म में। बोलो ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? तो पहला फंक्शन क्या बताया, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। दूसरा फंक्शन क्या बताया, ट्रांसपोर्ट। तीसरा, अब जैसा कि मैंने आपको बताया है ना, जो हमारा ईआर है, क्या है हमारा ईआर, यानी एंडोप्लाज्मिक जो हमारा रेटिकुलम होता है, ईआर होता है। इससे दो चीजें बन करके आती हैं। कौन कौन सा सर? एक तरफ से बन करके आता है सर प्रोटीन्स, बिल्कुल, और एक तरफ से बन के आते हैं, बताइए क्या सर, लिपिड्स बन करके आते हैं। स्मूथ वाले से लिपिड, और रफ वाले से प्रोटीन। अब हमारा जो गोल्जी बॉडी होता है ना, अब इन सबको गुजारा जाता है ना, इन सबको गुजारा जाता है किसके थ्रू, गोल्जी बॉडीज के थ्रू, यानी गोल्जी बॉडी के थ्रू इसको पास कराया जाता है। ठीक है सर, पास करा करके क्या कर लोगे, अभी पता चल जाएगा क्या कर लोगे। देखिए, अब जब इनको पास कराया गया, ध्यान से देखिएगा, जब इनको पास कराया गया, उस समय की मैं बात बता रहा हूं। जब इनको पास कराया जाता है, किसको, प्रोटीन्स को गोल्जी बॉडी के थ्रू, लिपिड्स को भी गोल्जी बॉडी के थ्रू। जब इनको पास करा दिया गया, तो पास कराने के बाद में क्या हुआ, ये जो गोल्जी बॉडी के अंदर से जो प्रोटीन्स को गुजारा गया, ये प्रोटीन्स मॉडिफाई हो गए किसके अंदर, ग्लाइकोप्रोटीन्स में। और वहीं लिपिड्स किसके अंदर मॉडिफाई हो जाते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स में। तो ये इसका गोल्जी बॉडी का तीसरा फंक्शन है। क्या फंक्शन है, मॉडिफिकेशन। क्या इसका फंक्शन है, मॉडिफिकेशन। किसका मॉडिफिकेशन करता है सर, मॉडिफिकेशन करता है प्रोटीन्स का और लिपिड्स का। प्रोटीन्स को किस में मॉडिफाई किया जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स में, और लिपिड्स को
ग्लाइकोलिपिड्स में कौन करता है? गोल्जी बॉडी। तो ये है इसका तीसरा फंक्शन। कहाँ गया इसका तीसरा फंक्शन? क्या कि गोल्जी apparatus is an important site for formation of glycoproteins and glycolipids by modifications of proteins and lipids respectively। बोलो ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? क्लियर है? और देखिए यहाँ पे वही पॉइंट लिखा हुआ है क्या कि जो भी मटेरियल्स है ना जिनका पैकेजिंग किया जाता है किस फॉर्म में? वेसिकल्स के फॉर्म में, वो कहां से निकलते हैं? ईआर से। और ईआर से निकल करके कौन से फेज से फ्यूज करते हैं? सबसे पहला फेज जो ईआर के पास होता है सिस फेज होता है। सिस फेज से फ्यूज करने के बाद और आगे बढ़ते जाते हैं और निकलते हैं कौन से फेज से? मैच्योरिंग फेज। मैच्योरिंग फेज मतलब कौन सा फेज? सर ट्रांस फेज। कौन सा फेज? ट्रांस फेज। और यही रीजन है कि गोल्जी apparatus जो है ईआर के नजदीक रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि जितना नजदीक रहेगा मटेरियल्स उतनी आसानी से गोल्जी बॉडी तक पहुंचेंगे। तो ये था पूरा का पूरा आपका गोल्जी बॉडी। आई होप आपको यहाँ पे समझ। देखिए यहाँ पे कौन सा फेस है? ये सिस फेस है। इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल कहां से आ रहा है? ये ईआर से। कहां से आ रहा है? ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। यहां से होते हुए ये इधर से आगे बढ़ते 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 फाइनली कौन सा फेस से बाहर निकलता है बताइए? ट्रांस फेज से बाहर निकलता है। बोलो ये पॉइंट क्लियर है? ये पूरा का पूरा हमारा था गोल्जी बॉडी। अब देखिए इसके बाद में हमारा अगला है टॉपिक जिसका नाम है लाइसोसोम। क्या नाम है? लाइसोसोम। देखो ध्यान से, लाइसोसोम में एक लाइन में आपको समझा देता तो समझ में आएगा। देखिए देखिए ये है आपका ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसका भी कौन सा पार्ट? रफ वाला पार्ट। ठीक है, इस रफ वाले पार्ट से यहां पे फॉर्मेशन होता है किसका? प्रोटीन्स का। किसका फॉर्मेशन होता है? प्रोटीन्स का। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा ये प्रोटीन्स कहां से बना? रफ वाले पोर्शन से। ठीक है, अच्छा ये जो प्रोटीन्स हैं यही आगे जाकर के मॉडिफाई हो जाते हैं किसके अंदर बताइए? एंजाइम्स के अंदर। कैसे एंजाइम्स है बताइए? प्रोटीन एंजाइम्स है। सब के सब किसके बने हुए हैं? प्रोटीन के बने हुए हैं। ठीक है, ये जो प्रोटीन एंजाइम्स है ये बन के कहां से निकला? ईआर से। ठीक है, अब बनने के बाद में इनको भेज दिया गया कहां पे? इनको भेज दिया गया सीधा किसके पास में? इनको भेज दिया गया गोल्जी बॉडी के पास में। ठीक है सर, अब गोल्जी बॉडी के पास जैसे ही भेजा गया इनको, तो गोल्जी बॉडी का काम क्या है? जो भी आप ईआर साहब, ईआर मालिक के पास से जो भी बन करके आएगा उनका ये क्या करेगा? सर उनका ये करेगा पैकेजिंग। ठीक है, तो जो भी एंजाइमेटिक प्रोटीन्स यहाँ से बन करके निकले, जो प्रोटीन एंजाइम्स ईआर से बन करके निकले, गोल्जी बॉडी ने उन सबका क्या कर दिया? सर गोल्जी बॉडी ने सबका क्या कर दिया? पैकेजिंग। क्या कर दिया? पैकेजिंग। मैं क्या लिखूंगा कि जो भी एंजाइम्स थे, जो भी हमारे एंजाइम्स थे उसको पैक कर दिया गया। किस फॉर्म में? लार्ज वेसिकल के फॉर्म में। किस फॉर्म में? एक लार्ज वेसिकल के फॉर्म में। ठीक है सर, तो मतलब आप बोलना चाह रहे हो कि यहां से जो भी एंजाइम था उसको एक गोल से वेसिकल में भर के रख दिया गया। बिल्कुल, ये सारे के सारे एंजाइम्स कहां से बन करके आए थे? सर सारे के सारे एंजाइम्स ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ पार्ट से बन करके आए थे। सबके पास कितना इन सब के पास कितना मेम्ब्रेन होगा? सर एक मेम्ब्रेन। और यहीं आप जिस स्ट्रक्चर पर नजर डाल रहे हो इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? लाइसो। एक्चुअल में अगर कोई आपसे पूछे कि लाइसोसोम का फॉर्मेशन कौन करता है, तो लाइसोसोम का फॉर्मेशन कौन करता है? गोल्जी बॉडी। कैसे बना ये? कि जो भी प्रोटीन एंजाइम्स ईआर ने स्पेसिफिकली बनाए थे, वो जो प्रोटीन एंजाइम्स थे उन सब एंजाइम्स को गोल्जी बॉडी ने क्या कर दिया? पैक कर दिया। किस फॉर्म में? वेसिकल के फॉर्म में पैक कर दिया। और इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? लाइसोसोम। जिसके अंदर, ध्यान से सुनिएगा, जिसके अंदर में क्या भरा पड़ा है बताइए? एंजाइम्स। क्या भरे हुए हैं? एंजाइम्स। याद रखिएगा
ये जो एंजाइम्स इसके अंदर भरे हुए होते हैं इनका एक स्पेशल नाम है, इनको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, या इन्हीं का एक और नाम होता है हाइड्रोलेज। क्या नाम होता है? हाइड्रोलेज एंजाइम। सुनिएगा, ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, देखिए नाम में देखिए पहला क्या है? हाइड्रो, और दूसरा है लाइटिक। हाइड्रो वर्ड का मतलब पानी, और लाइटिक वर्ड का मतलब क्या है? तोड़ना। क्या करना? तोड़ना। यानी ये जो एंजाइम्स है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, इनका काम क्या है? ध्यान से सुनिएगा। हमारे सेल के अंदर में, जैसे हमारे सेल के अंदर में अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। हाँ सर, हमें तो बिल्कुल पता है अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। सर कैसे कैसे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं? नाम बता रहा हूं, देखिए। बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं कई टाइप के होते हैं। जैसे एक एंजाइम्स है, इसका नाम मैं बता रहा हूं, आपका नाम है कार्बोहाइड्रेज। क्या नाम है? कार्बोहाइड्रेज। अच्छा, एक एंजाइम है जिसका नाम क्या है? प्रोटीएज। क्या नाम है इसका? प्रोटीएज। एक एंजाइम है जिसका नाम है लाइपेज। क्या नाम है? लाइपेज। ठीक है। एक एंजाइम है जिसका नाम क्या है सर? न्यूक्लियेज। सॉरी, ये दिख नहीं रहा होगा। एक एंजाइम है जिसका नाम क्या है? न्यूक्लियेज। क्लियर है? और भी कई सारे। देखिएगा ध्यान से, और भी कई सारे एंजाइम्स हैं जिसमें से ये सारे एंजाइम्स इंपॉर्टेंट है। क्या क्या बताया? कार्बोहाइड्रेज, प्रोटीएज, लाइपेज, न्यूक्लियस, ईटीसी। 30 से भी ज्यादा एंजाइम्स होते हैं इसके पास में। जहां पे ये जो कार्बोहाइड्रेज है, इसका काम क्या है? डाइजेशन करना। किसका डाइजेशन करना? हमारे बॉडी में क्या प्रेजेंट होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। इनका क्या करना? डाइजेशन करना। और डाइजेशन में भी कैसा डाइजेशन करना? एक स्पेशल प्रोसेस है जिसका नाम होता है हाइड्रोलाइसिस। क्या करना है इनका? हाइड्रोलाइसिस करना। हाइड्रो वर्ड का मतलब होता है पानी, और लाइसिस वर्ड का मतलब क्या होता है? तोड़ना। यानी इन कार्बोहाइड्रेट्स को, ये जो कार्बोहाइड्रेज एंजाइम है ना, ये जो कार्बोहाइड्रेज एंजाइम है, वो क्या करते हैं? पानी के प्रेजेंस में तोड़ देते हैं, यानी डाइजेस्ट कर देते हैं। उसी तरह से ये जो प्रोटीएज एंजाइम है, ये क्या करते हैं? जो भी हमारे बॉडी में, ध्यान से सुनिएगा, जो भी हमारे बॉडी में प्रोटीन्स बनते हैं, क्या बनता है हमारे बॉडी में? जो प्रोटीन्स बनते हैं, उन प्रोटीन्स का डाइजेशन करने के लिए कौन से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं? प्रोटीएज। उसी तरह हमारे बॉडी में जो लिपिड्स बनते हैं, क्या बनता है हमारे बॉडी में? जो लिपिड्स यानी जो फैट्स होता है, उसका डाइजेशन करने के लिए क्या है? लाइपेज। उसी तरीके से हमारे बॉडी में जो न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए, आरएनए जो हमारे बॉडी में होता है, उसका डाइजेशन करने के लिए कौन सा एंजाइम है? न्यूक्लियेज। ये सब के सब किसके टाइप है बताइए? हाइड्रोलेज के। किसके टाइप है? हाइड्रोलेज के। या इन्हीं को कौन से एंजाइम्स बोलते हैं बताइए? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? लाइसोसोम के। लेकिन ये एंजाइम कभी भी कहीं पे भी काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो जनरली जो एंजाइम्स होते हैं ना, वो कैसे एंजाइम्स होते हैं? इनएक्टिव एंजाइम्स। अब इनएक्टिव वर्ड का मतलब कि ऐसे ही तुरंत काम करना चालू नहीं कर देगा। अगर आपको इनको क्या करना है? एक्टिव। क्या करना है? एक्टिव। तब आपको इनको एक्टिवेट करने के लिए, यानी अगर आपको इनसे काम कराना है, अगर आपको इनको एक्टिवेट करना है, तब इन सब एंजाइम्स को आपको एक एसिडिक पीएच देना पड़ेगा। कैसा पीएच देना पड़ेगा? एसिडिक पीएच। यानी आपको जो एनवायरमेंट है वो कैसा देना पड़ेगा? एसिडिक एनवायरमेंट। और ये जो एसिडिक पीएच है, इसका वैल्यू ऑलमोस्ट कितना होता है? 5। कितना होता है? 5। अगर आप 5 पीएच दे सकते हो, तब ये एंजाइम्स काम करेंगे, यानी ये कैसे हो जाएंगे? एक्टिव। अगर आप 5 पीएच नहीं दे सकते हो इनको, तब ये काम नहीं करेंगे। देखिए, जिनको नहीं पता, पीएच एक स्केल होता है। क्या होता है? एक स्केल। स्केल नापने का तरीका होता है कि हमारा जो मीडियम है, इन्वायरमेंट है, वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो 7 से जब नीचे का पीएच होता है एट रूम टेम्परेचर, 7 से जब नीचे का पीएच होता है एट रूम टेम्परेचर, तब वो पीएच कैसा कहलाता है? एसिडिक। तो अगर हमारे सेल का पीएच एसिडिक हो गया, तब ये एंजाइम सारे के सारे कैसे हो जाएंगे? इनएक्टिव से एक्टिव। कौन से एंजाइम्स है? जिनको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। किसके अंदर मिलेंगे? लाइसोसोम्स के अंदर में। शुरुआत में कैसे स्टेट में रहते हैं?
इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं, लेकिन अगर इनको एसिडिक पीएच मिल गया तो ये कार्बोहाइड्रेज एक्टिवेट हो जाएंगे, प्रोटीज एक्टिवेट हो जाएंगे। 30 से भी ज्यादा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स एक लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये तो बात थी नॉर्मल कंडीशन की। अब देखिए इतने खतरनाक खतरनाक एंजाइम्स हैं, तो क्या होता है कभी कभी हमारे सेल का पीएच बहुत ज्यादा ही एसिडिक हो जाता है। आप तो अभी 5 देख रहे हो, कभी कभी हमारे सेल का पीएच 1 हो जाता है। अब 1.2 या 1 हो जाने का मतलब हाईली एसिडिक, बहुत ही ज्यादा एसिडिक हो जाता है। इतना ज्यादा एसिडिक कंडीशन सेल सरवाइव नहीं कर सकता। अब उस कंडीशन में क्या है भाई साहब, उस कंडीशन में मामला ये निकल करके आता है ना, उस कंडीशन में मामला ये निकल करके आता है कि सेल का अब भाई साहब धरती पे हमारे बॉडी के अंदर में कोई काम है नहीं, तो ये लाइसोसोम्स जिनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरा पड़ा है, ये लाइसोसोम्स फटने लगते हैं। फटने लगते हैं तो फटने से निकलता बाहर कौन है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। और जब इसको खतरनाक एसिडिक पीएच मिलता है 1.2 या 1 का, उस समय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इतने तेजी से रिएक्ट करते हैं कि पूरा का पूरा हमारा सेल ही डाइजेस्ट हो जाता है। और इसी के लिए इनको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जो कि आपने सुना होगा, क्या इनको हम लोग बोलते हैं सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। किनको बोलते हैं, लाइसोसोम्स को बोलते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा पॉइंट समझ में आया होगा लाइसोसोम्स के बारे में। फॉर्मेशन कौन करता है इनका, गोल्जी बॉडी। कैसे इनका पैकेजिंग होता है, ईआर से मटेरियल निकल करके, देखिए दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्जी apparatus। अगर मैं बात करूं, ये जो वेसिकल्स होते हैं इनमें कैसे एंजाइम्स भरे हुए होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है ये। कैसे एंजाइम्स, कौन से एंजाइम्स भरे होते हैं इनके अंदर, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेज, ईटीसी। और सबसे इंपॉर्टेंट एकदम, मतलब 5 सितारा पॉइंट, ये एक्टिव कौन से पीएच पे होते हैं, दीज आर ओनली एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच। जब तक आप एसिडिक पीएच मतलब मिनिमम पीएच आप 5 पे नहीं लेकर के आओगे, तब तक ये काम नहीं करेंगे। पीएच का स्केल अगर किसी को नहीं पता तो ये 0 to 14 होता है ना। 0 से लेकर 7 तक एसिडिक और 7 से लेकर के 14 तक में बेसिक। याद रखिएगा, ये जो पीएच है, ये जो स्केल आप बनाते हो, ये रूम टेम्परेचर पे बनता है। रूम टेम्परेचर कितना होता है, रूम टेम्परेचर हम लोग मानते हैं 25 से 27 डिग्री सेल्सियस, लेकिन टेम्परेचर चेंज होने पर ये स्केल भी चेंज हो जाता है। खैर, और याद रखिएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इतना पॉइंट समझ में आया कि नहीं, हाँ सर आया, बहुत बढ़िया। तो ये था हमारा पूरा का पूरा लाइसोसोम। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, वैक्यूल्स के बारे में। किसके बारे में, वैक्यूल्स के बारे में। देखिएगा, वैक्यूल्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्लांट्स में होता है ज्यादातर। अगर मैं बात करूं, वैक्यूल्स के पास भी सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ये लाइसोसोम की तरह ही काम करते हैं, किनमें, प्लांट्स में। हमारे सिलेबस में 3 तरीके का वैक्यूल पढ़ना है। पहला, जिसको हम लोग बोलते हैं सैप वैक्यूल। दूसरा को हम लोग बोलते हैं फूड वैक्यूल। तीसरा, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। पहला फूड वैक्यूल, पहला सैप वैक्यूल, दूसरा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और तीसरा फूड वैक्यूल। देखिए एक एक करके बात करेंगे। तो प्लांट्स में ये जो वैक्यूल्स होते हैं ना, देखिए ये प्लांट का एक वैक्यूल मैं आपको दिखा रहा हूं। इनको हम लोग स्पेसिफिकली क्या नाम देते हैं, सैप वैक्यूल। क्यों सर सैप क्यों क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि ये जो है प्लांट्स के लिए डस्टबिन की तरह काम करते हैं। मतलब जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं, पानी हो गया है ना, अनवांटेड केमिकल्स हो गए, प्लांट उनको स्टोर करके रखते हैं किसके अंदर, अपने वैक्यूल्स के अंदर में। और प्लांट के अंदर जो वैक्यूल होता है उनमें मेनली क्या प्रेजेंट होता है, वाटर। क्या प्रेजेंट होता है, वाटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैप। क्या बोलते हैं, सैप। पानी के साथ साथ जब सॉल्ट वगैरह भी प्रेजेंट होता है तो उसको हम लोग सैप बोलते हैं। क्लियर है। और जिस वैक्यूल के अंदर सैप को स्टोर करके रखा जाता है, ऐसे वैक्यूल को हम लोग सैप वैक्यूल बोलते हैं। अब जरा देखिए, ये पूरा का पूरा, ध्यान से देखिएगा, ये पूरा का पूरा किसका सेल है, प्लांट का। किसका सेल है, प्लांट का सेल है। दिस इज द कंप्लीट प्लांट सेल। ठीक है, पूरा प्लांट का सेल है। अब इस पूरे प्लांट के सेल का ये स्पेस देखिए, ये इतना स्पेस आप देख रहे हो ना, मात्र इतने से स्पेस में ही इसका न्यूक्लियस होगा, मात्र इतने से स्पेस में ही इसका गोल्जी बॉडी होगा,
मात्र इतने से स्पेस में ही इसका ईआर होगा, मात्र इतने से स्पेस में ही इसका माइटोकॉन्ड्रिया होगा, मात्र इतने से स्पेस में ही इसका प्लास्टिड होगा, इतने से स्पेस में। और ये जो आप बड़ा सा स्पेस देख रहे हो ना, इतना बड़ा स्पेस, ये स्पेस, ये वाला जो स्पेस आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा स्पेस जो आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा स्पेस अकेले कौन घेर करके बैठा है मेरे दोस्तों? इतना बड़ा स्पेस अकेले घर करके कौन बैठा हुआ है? सैप वैक्यूल। कौन बैठा हुआ है? सैप वैक्यूल। तो कहने का मतलब है कि जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स में उनमें सैप वैक्यूल जो होता है उनका साइज बहुत ज्यादा होता है। कई बार तो इतना ज्यादा होता है कि पूरे सेल का 90% स्पेस अकेले कौन खा जाता है? सैप वैक्यूल। समझ में है? प्लांट्स में जो सैप वैक्यूल होता है उसका अपना एक क्या होता है? मेम्ब्रेन। क्या होता है? अपना एक मेम्ब्रेन। देखिए, इट इज द मेम्ब्रेन ऑफ सैप वैक्यूल इन प्लांट्स। ठीक, ये जो सैप वैक्यूल का मेम्ब्रेन है ना, इस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या होता है? इट इज द मेम्ब्रेन ऑफ सैप वैक्यूल इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो उनका वैक्यूल का एक सिंगल मेम्ब्रेन होता है, इसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। और प्लांट्स में कभी कभी सेल जो वैक्यूल होता है इतना बड़ा हो जाता है कि अकेले 90% तक स्पेस घेर सकता है। देखिएगा ध्यान से, देखिए, ये जो हमारा टोनोप्लास्ट है ना, इस टोनोप्लास्ट के ऊपर में क्या लगा रहता है? स्पेशल कैरियर प्रोटीन्स, पंप्स। क्या प्रेजेंट होता है इसके पास में? बताइए। इसके पास प्रेजेंट होता है कैरियर प्रोटीन पंप। अभी मैंने आपको बताया कैरियर प्रोटीन पंप क्या होता है। प्रोटीन पंप का काम क्या होता है? क्योंकि इसके पास एक स्पेशल एंजाइम होता है जिसका नाम होता है एटीपेज। क्या नाम होता है? एटीपेज। और ये एटीपेज एंजाइम क्या करता है? एटीपी को तोड़ देता है। किसमें तोड़ता है? एडीपी यानी एडेनिन एडेनोसिन डाइफॉस्फेट तो और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, जिससे निकलता क्या है? निकलता है सर एनर्जी। क्या निकलता है? एनर्जी। और इसी एनर्जी का इस्तेमाल करके, ध्यान से सुनिएगा, इसी एनर्जी का इस्तेमाल करके यहां से जो एनर्जी निकलता है ना, इसी एनर्जी का इस्तेमाल करके ये जो कैरियर प्रोटीन पंप है, ध्यान दीजिएगा, ये ट्रायंगल वाले मॉलिक्यूल्स आपको जो दिख रहे होंगे, जरा देखिए, इधर मात्र 4 मॉलिक्यूल है और इधर इनका कंसंट्रेशन भरा पड़ा है। तो मैं क्या बोल सकता हूं? इधर इनका कंसंट्रेशन कैसा है? लोअर। और इधर इनका कंसंट्रेशन कैसा है? हायर। अब नॉर्मल मूवमेंट अगर पैसिव होता तो मूवमेंट सर किधर से किधर होना चाहिए था? हायर से लोअर की तरफ। यानी किधर से किधर होता? वैक्यूल से सेल के साइटोप्लाज्म में। किधर से किधर होता? सेल के साइटोप्लाज्म में। लेकिन क्योंकि, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन क्योंकि यहां पे क्या लगा हुआ है? प्रोटीन पंप। और पंप का काम क्या है? एटीपेज एंजाइम से एटीपी को तोड़ना, जिससे क्या निकले? एनर्जी। और इसी एनर्जी का इस्तेमाल करके जबरदस्ती लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स को उठा करके फेंक देना। क्या करना? मॉलिक्यूल्स को उठा करके फेंक देना। तो जरा बताइए, ये ट्रांसपोर्ट कैसा हो गया? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्योंकि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट जबरदस्ती कराया गया। किधर? लोअर से हायर की तरफ। और इसमें खर्च क्या हुआ? एटीपी खर्च हुआ। समझ में आया कि नहीं है? तो जरा आप मुझे बताइए, जिनका ट्रांसपोर्ट किया गया उनका वैक्यूल के अंदर में कंसंट्रेशन कैसा होगा? हायर एज कंपेयर टू द साइटोप्लाज्म। और किनका ट्रांसपोर्ट किया जाता है? आयंस का। कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बोलो ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? तो सैप वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन होता है इसको टोनोप्लास्ट हम लोग बोलते हैं। इस टोनोप्लास्ट के पास में क्या पॉइंट होता है? कैरियर प्रोटीन पंप, जो कि एक्टिवली यानी जबरदस्ती एनर्जी को खर्च करके आयंस को पंप करता है। किधर? वैक्यूल्स के अंदर। किधर से? साइटोप्लाज्म से वैक्यूल के अंदर। जिसके कारण ये जो आयंस है इनका कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है वैक्यूल के अंदर एज कंपेयर टू द साइटोप्लाज्म। बोलो ये पॉइंट समझ में आया? तो ये थे आपके सैप वैक्यूल की कहानी। अच्छा, फिर इसके बाद में दूसरा वैक्यूल जो है वो क्या है? फूड वैक्यूल। क्या है? फूड वैक्यूल। ध्यान दीजिएगा, ये कुछ प्रोटिस्टा होते हैं, प्रोटिस्ट होते हैं। जैसे कि एक हमारा अपना आपका दोस्त है, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं अमीबा। किसके बारे में? अमीबा के बारे में। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा अमीबा होता है, आपने क्लास 9th में न्यूट्रिशन पढ़ा होगा
अमीबा न्यूट्रिशन कैसे करता है। देखिए ये देखिए, सपोज करिए क्या है, एक अमीबा है, ठीक है ना, और ये क्या है, उसका फूड है, का खाना है। देखिएगा ध्यान से, ठीक है सर। अमीबा दूर से ही देख देख के मुस्कुरा रहा है, कह रहा है सर बस खाली वो दिलवा दो, जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। मैंने बोला बहुत बढ़िया। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये अमीबा मूव करेगा। क्या करेगा, अमीबा मूव करता है, ये देखिए इस फूड की तरफ। किधर मूव करेगा, इस फूड की तरफ में। यार बन डायग्राम देखिए, धीरे धीरे अमीबा जो है इस फूड के चारों तरफ खुद को कवर के टाइप में बनाएगा। ये देखिए, ये देखिए, दिख रहा है आपको? हाँ सर दिख रहा है। अच्छा, फिर आगे जाकर के थोड़े समय के बाद क्या होगा, आप देखेंगे ये जो पूरा का पूरा जो फूड पार्टिकल था ना, वो पूरा का पूरा किधर आ गया, घेरे के अंदर। किधर आ गया, घेरे के अंदर, यानी अमीबा के अंदर। तो बताइए ये जो गोल सा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता हुआ आपको दिखा, क्या बोल रहा हूँ, जो गोल सा स्ट्रक्चर आपको बनता हुआ दिखा, अब ये गोल सा स्ट्रक्चर क्या करेगा, फूड को लेकर के अंदर आ गया। किसके अंदर आ गया, अमीबा के अंदर। किसके अंदर आ गया, अमीबा के अंदर। और ये जो खाना को अंदर लेकर के आया, इसी को नाम दिया जाता है कौन सा वैक्यूल, फूड वैक्यूल। कौन सा वैक्यूल इसको बोलते हैं बताइए, इट इज कॉल्ड एज फूड वैक्यूल। बताइए फूड वैक्यूल का काम क्या है, कि बाहर जो फूड होता है उसको कैप्चर करने के लिए ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा जो है अपने इस फूड के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बनाते हैं, और उसी मेम्ब्रेन का फिर इस्तेमाल करके ये फूड वैक्यूल के थ्रू फूड को किधर ले आते हैं, अंदर ले आते हैं। समझ में? अगला वैक्यूल है जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। समझिएगा इसके बारे में भी, ये भी कहानी अमीबा की ही है। बोलो सर अमीबा के बारे में ही सारा बात कर दोगे? बिल्कुल कर देंगे। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको एक हल्का सा टॉपिक है जो कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा लग सकता है, वरना बाकी सब आपको समझ में आ जाएगा। ये जो अमीबा है ये कहाँ रहता है, मैं आपको बता दूं, ये रहता है फ्रेश वाटर में। कहाँ पे रहता है, फ्रेश वाटर। अब देखिए धरती पे पानी दो तरीके का होता है सर, एक ताजा एक बासी। नहीं, एक फ्रेश वाटर और एक मरीन वाटर। फ्रेश वाटर मतलब ऐसा पानी जो पानी खारा नहीं होता। खारा नहीं होने का मतलब सर, फ्रेश वाटर वैसे वाटर को बोला जाता है जैसे कि नदी का पानी हो गया, है ना, आपका तालाब का पानी हो गया, कुएं का पानी हो गया, ये सब नॉर्मल वाटर है, ये सबको फ्रेश वाटर, क्योंकि इसके अंदर सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम होता है। वही दूसरी तरफ ओशियन, सी, इन सब का पानी जो है कैसा होता है, खारा पानी होता है। तो इसी के लिए ध्यान से सुनिएगा, इसी के लिए जो अमीबा है रहता कहाँ है बताइए, फ्रेश वाटर में, यानी नॉर्मल तालाब नदी के पानी में अमीबा रहता है। ठीक है सर। अच्छा, ये उसका न्यूक्लियस, ये इसका क्या है, साइटोप्लाज्म। क्या है उसका, साइटोप्लाज्म। बढ़िया सर। अब देखिए दिस इज इट्स साइटोप्लाज्म। बहुत ध्यान से समझिए। अब इस साइटोप्लाज्म में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आयंस। क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, आयंस। आयंस ये किसके बारे में बात करते हैं, सॉल्ट के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, सॉल्ट के बारे में। आयंस मतलब सॉल्ट का हम लोग मान करके चलेंगे, ठीक। अच्छा, इस अमीबा के चारों तरफ पानी कैसा है सर, अभी आपने बताया कैसा वाटर है, फ्रेश वाटर है, ठीक है। तो इसमें भी क्या प्रेजेंट होगा, सॉल्ट प्रेजेंट होगा ही होगा, लेकिन कम मात्रा में प्रेजेंट होगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म में भी सॉल्ट प्रेजेंट है, ठीक है। अगर आप कंपेयर करोगे, क्या करोगे, कंपेयर करोगे, तो कंपेयर जब करोगे ना, तो साइटोप्लाज्म में सॉल्ट का अमाउंट ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में, इस फ्रेश वाटर के कंपैरिजन में, जो अमीबा के चारों तरफ बसा हुआ है। क्या बोल रहा हूं, जो अमीबा के चारों तरफ, अमीबा को चारों तरफ से घेर करके रखता है, यानी अमीबा के चारों तरफ कैसा वाटर है, फ्रेश वाटर है। और अमीबा का साइटोप्लाज्म जो है उसके अंदर सॉल्ट की मात्रा ज्यादा है, और फ्रेश वाटर में सॉल्ट की मात्रा कम है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं साइटोप्लाज्म है, तो ऑब्वियस सा बात, इसमें क्या प्रेजेंट होगा, वाटर। और फ्रेश वाटर में तो खैर वाटर होगा ही होगा, बिल्कुल सर, चारों तरफ पानी ही पानी है, बड़ा सा तालाब है। इतना सा साइटोप्लाज्म है, छोटा सा साइटोप्लाज्म है, और
पूरा नदी भर का पानी है। अगर मैं आपसे पूछूं साइटोप्लाज्म में और पूरे नदी भर के पानी में पानी कहाँ ज्यादा होगा, तो सर कोई बच्चा भी बता देगा कि नदी में पानी ज्यादा होगा और साइटोप्लाज्म में पानी का अमाउंट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि इधर वाटर का कंसंट्रेशन कैसा है, हायर, और साइटोप्लाज्म में वाटर का कंसंट्रेशन लोअर। ठीक है, और यहां पे बताइए पानी के मात्रा में डिफरेंस है कि नहीं, हाँ सर, इधर पानी ज्यादा इधर पानी कम। तो अपने आप बिना अमीबा के कुछ बोले हुए सीधा पानी जो है इसके सराउंडिंग से कूद कूद के कूद कूद के कूद कूद के आएगा किसके अंदर, अमीबा के अंदर। अमीबा बोलेगा अरे भाई क्या कर रहे हो, अरे रुक जा भाई, बोलेगा और ले पानी, ये ले, फिर बोलेगा ये ले, और ऐसे करते करते अमीबा के अंदर पानी आता जाएगा। कब तक आता जाएगा, जब तक पानी नदी का और पानी साइटोप्लाज्म का बराबर ना हो जाएगा। बोलो क्या बात करते हो सर, एक ऑर्गेनिज्म जो आंख से नहीं दिखता है उसका पानी और नदी का पानी को बराबर कर दोगे, अरे सर जल्दी करो। और अगर कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा तो अमीबा का सेल पानी के भरने के कारण फूलते 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 फट जाएगा। मजा आया? अमीबा के पास क्या समस्या है। अब एक कह रहा है सर एक काम करो उसको खारे पानी में जाकर रख दो। अब ये तो अमीबा से जाके पूछ बेटा कि वो खारे पानी में क्यों नहीं रहता। ठीक है, तो अब इस चीज के जुगाड़ से बचने के लिए ध्यान से सुनिएगा, इस चीज के जुगाड़ से बचने के लिए अमीबा अपने अंदर एक व्यवस्था लेकर के चलता है। बोलता है कि अगर भैया यहाँ रहना है ना, बोलता है बड़े खतरनाक लोग हैं, इधर मैं पानी के लिए मना करता हूं, मुझे पानी दिए जा रहे हैं। तो अमीबा अपने साथ में एक स्पेशल तरह का व्यवस्था लेकर के चलता है। ये जो स्पेशल तरह का व्यवस्था है ना, इसी स्पेशल तरह की व्यवस्था को हम लोग क्या नाम देते हैं, इसी व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कौन सा वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ध्यान से सुनिएगा, ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ना, ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये अमीबा की प्रॉब्लम को समझता है। कैसे समझता है सर, कैसे समझता है अमीबा की प्रॉब्लम को, ध्यान से देखिएगा। क्योंकि लगातार अमीबा के अंदर पानी भरते जा रहा है। अमीबा अगर कुछ नहीं करेगा तो आने वाले समय में अमीबा क्या हो जाएगा, कुछ ही समय के अंदर फट जाएगा। तो जो भी एक्सेस पानी नदी से या तालाब से अमीबा के अंदर आ रहा है, उस एक्स्ट्रा पानी को खींच खींच करके बाहर कौन निकालेगा सर, बाहर निकालने के लिए क्या प्रेजेंट है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जिससे अमीबा का सेल फटेगा नहीं। वरना अगर इसके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं हुआ तो अमीबा के सेल की स्वेलिंग से डेथ हो जाएगी और सेल लाइसिस हो जाएगा। इस यही इंपॉर्टेंट था क्या, कि जो अमीबा में जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो इंपॉर्टेंट होता है एक्सक्रीशन के लिए और ऑस्मो रेगुलेशन। ये जो एक्सेस पानी को आप लोग बाहर निकाल रहे हो ना, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। आई होप आपको यहां तक पूरा समझ आया होगा। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 कंपोनेंट आते हैं, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और वैक्यूल। ये चारों की कहानी यहीं तक थी। जितना पढ़ाया उसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और याद रखिएगा ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पे बहुत सारे सवाल बनते हैं, तो जितना आपको पढ़ाया है इसको एक बार अच्छे से एनसीईआरटी से भी रीड कर लीजिएगा और कोई भी प्रॉब्लम हो अगले क्लास में मुझे बताइएगा। चलिए, तो आज का सेशन यहीं पे कंक्लूड करते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि हाँ अब स्लाइड खत्म हो चुका है, फाइनली क्लास हमारा ओवर होता है। और एनसीईआरटी को जरूर देखिएगा अच्छे से, जितना पढ़ाया है उसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। बाकी बातें हम लोग अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू दोस्तों फॉर ज्वाइनिंग, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय भारत, थैंक यू।